नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूँ मैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आप कैसे हो? मैं आशा कर और उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका। कोशिका में हम टॉपिक पढ़ रहे थे, सेल के नॉर्मल इंट्रोडक्शन के बारे में देख लिया। अब हम देखेंगे सेल डिवीजन का है, कोशिका विभाजन। कोशिका कैसे विभाजन करती है, इनका द्विगुणन किस प्रकार होता है, इनमें कौन कौन सी प्रोसेस होती है और कोशिका विभाजन कितने प्रकार का होता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हुए टॉपिक को शुरू करते हैं। कोशिका विभाजन। सभी जीवों का शरीर प्रारंभ में एक कोशिका से निर्मित होता है तथा यह एक कोशिका लगातार विभाजन करके बहुकोशीय जीव का विकास करती है। अर्थात इसका इसका कहने का मतलब है कि सभी को जीवों का शरीर पहले एक कोशिका से निर्मित होता है और वह कोशिका बार बार डिवीजन करती है, विभाजन करती है, जिससे कि अनेक कोशिकाओं का निर्माण होता है और फिर बहुकोशिक जीव का निर्माण होता है। रुडोल्फ विर्कुत्सो के अनुसार नई कोशिकाओं का निर्माण पुरानी कोशिका के विभाजन से होता है। इसका मतलब कि पुरानी कोशिका ही नई कोशिका का निर्माण करती है। एक कोशिकीय जीवों में केवल एक ही कोशिका होती है, लेकिन बहुकोशिकीय जीवों में एक से अधिक कितनी भी कोशिकाएं हो सकती है। कोशिका में विभाजन केंद्रक व कोशिका द्रव्य के आयतन के परिवर्तन के कारण होता है। मतलब कि केंद्रक व कोशिका द्रव्य का आयतन कितना है, इसे कहते हैं हम कैरियोप्लाज्मिक इंडेक्स। इसके अनुसार ही हम कोशिका विभाजन करती है। के आई, अब हम के आई के बारे में देख लें। कोशिका के केंद्रक कोशिका द्रव्य अनुपात। प्रत्येक कोशिका का नियंत्रण केंद्रक के द्वारा किया जाता है। जैसे कि आपको पता है कि कोशिका का नियंत्रण हमेशा केंद्र द्वारा किया जाता है, लेकिन केंद्रक कोशिका के निश्चित आयतन पर ही नियंत्रण कर सकता है कि बड़े आयतन पर कोशिका का केंद्रक का नियंत्रण कम हो जाता है। जब कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का मान बढ़ता है तो केंद्रक का कोशिका द्रव्य पर नियंत्रण कम होने लगता है, जैसा कि आपको पता है, जिससे केंद्रक विभाजित हो जाता है तथा इसके पश्चात कोशिका विभाजित हो जाती है। के आई बराबर होता है केंद्रक का आयतन बटा कोशिका द्रव्य का आयतन, और इसमें वी एन बराबर होता है केंद्रक का आयतन, और वी सी बराबर होता है वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस का मतलब केंद्रक का आयतन, वॉल्यूम ऑफ सेल मतलब कोशिका का आयतन। के आई बराबर होता है वी एन बटा वी सी माइनस वी एन। ये सूत्र आप देख लेना अपने हिसाब से। वी एन बराबर होता है, नियत होता है ये। अब के आई व्युत्क्रमानुपाती वी सी माइनस वी एन। अगर वी सी और वी एन बढ़ेगा तो के आई जो घटेगा और कोशिका इसी अवस्था में कोशिका विभाजित होती है। अब हम देख लेते हैं कोशिका चक्र या सेल चक्र, सेल साइकिल देखते हैं। कोशिका विभाजन की सभी प्रावस्थाओं को सम्मिलित रूप से कोशिका चक्र कहते हैं। अर्थात कोशिका विभाजन में सभी जो भी प्रोसेस होती है, 4-5 अवस्थाएं होती है, वो उसको सम्मिलित रूप से हम कोशिका चक्र कहते हैं, सेल साइकिल कहते हैं। सभी कोशिका विभाजन के दौरान कोशिका चक्र को प्रदर्शित करती है। अगर कोई भी कोशिका विभाजन करेगी तो सेल साइकिल को प्रदर्शित करती है वो। प्रोकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन प्रत्यक्ष व यूकैरियोटिक कोशिका में कोशिका विभाजन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। अप्रत्यक्ष रूप से मतलब उनमें पहले केंद्र का आदि का द्विगुणन होगा, फिर कोशिका विभाजन, इसमें प्रावस्थाएं चलती है, एस एम वन G1 G2 फेज चलती है ये यूकैरियोटिक कोशिकाओं में। इसी प्रकार इसे अप्रत्यक्ष कहा जाता है इसको। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में कोशिका चक्र अलग अलग चरणों में पूर्ण होता है। अब प्रत्यक्ष डिवीजन की बात कर लेते हैं तो उसमें यह होता है, इस विभाजन को प्रत्यक्ष विभाजन को कहते हैं असूत्री विभाजन, और अप्रत्यक्ष विभाजन दो प्रकार का होता है, समसूत्री विभाजन और अर्धसूत्री विभाजन। जैसे अगर आपको एक सेल दिखाई दे रही होगी, इसकी वर्दी प्रावस्था देनी ये कि अपने कोशिकाओं का द्विगुणन करती है, फिर सेल दो भागों में डिवाइड हो जाती है। कोशिका चक्र में का समय अलग अलग जीवों में अलग अलग होता है। जैसे मनुष्य में 24 घंटे संवर्धन माध्यम पर रखकर देखते हैं तो 24 घंटे के समय में कोशिका अपना द्विगुणन कर लेती है, और इस कोशिका को मात्र 90 मिनट लगते हैं, यानी 1.5 घंटा, 1:30 हावर। जीवाणु कोशिका में मात्र 20 मिनट में सर्वाधिक जल्दी जीवाणु कोशिकाओं में कोशिका विभाजित करती है। अब हम सेल साइकिल के बारे में देख रहे हैं। सेल साइकिल दो प्रकार का होता है, वृद्धि प्रावस्था और विभाजन प्रावस्था। वृद्धि प्रावस्था में देखते हैं अंतरावस्था, और विभाजन प्रावस्था में होती है सूत्री अवस्था। अंतरावस्था को तैयारी वाली अवस्था कहते हैं, इसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, और यह कोशिका विभाजन के कुल कोशिका विभाजन के 95% समय लेती है कोशिका चक्र में। अब हम देख लेते हैं सूत्री माइटोसिस फेज देख लेते हैं, या इसे एम फेज भी बोल सकते हैं हम शॉर्ट में। इसे बंटवारे वाली अवस्था कहती है, और कहते हैं मतलब इसमें कोशिका के सभी प्रकार के द्विगुणित कोशिकाओं का बंटवारा होता है। 5% समय कुल कोशिका चक्र का लगता है इसमें। आपको दिख रहा होगा सेल साइकिल, इसमें सबसे पहले होती है G1, फिर एस, फिर G2, फिर एम फेज। ये फर्स्ट गैप, जी का मतलब होता है गैप, यानी फर्स्ट गैप, फिर एस फेज। G1 फेज में देखते हैं एम इसके मध्य उपस्थित होती है ये 25 सूत्री प्रावस्था है, और पूर्व संश्लेषण प्रावस्था कहते हैं इसको। और सिंथेसिस या संश्लेषण फेज देख लो, ये इस
इस फेज के अंदर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, अर्थात डीएनए की प्रतिकृति करता है, डीएनए का निर्माण होता है। और हम G2 गैप सेकंड में देख लेते हैं कि यह एस और एम के मध्य उपस्थित होता है पूरी प्रावस्था में, प्री माइटोसिस फेज होती है इसमें, और पश्चिम संश्लेषण प्रावस्था भी कहते हैं इसको। और एम फेज में आपको पता है कि क्या होता है। अब हम देख ले कोशिका चक्र निश्चित क्रम से होने वाली प्रक्रिया है, मतलब कि एक निश्चित क्रम के अनुसार क्रमबद्ध होती है। ये कोशिका चक्र आनुवंशिक पदार्थ अर्थात डीएनए के नियंत्रण में होती है, कि कोशिका चक्र आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के नियंत्रण में होती है। कोशिका चक्र का समय व कोशिका चक्र का प्रकार कोशिका पर निर्भर करता है कि जिस प्रकार की कोशिका उसमें उतना ही समय लगेगा और उसी प्रकार से डिवीजन करेगी। अब हम देख लेते हैं इंटरफेज या अंतरा अवस्था। यह कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था है। इंटरफेज के दौरान कोशिका विभाजन के लिए तैयार होती है, इसलिए इसे तैयारी वाली अवस्था कहते हैं। मैंने आपको पहले बताया कि इसमें कोशिका विभाजन के लिए तैयारी करती है, सभी कोशिकाओं को द्विगुणन करती है, इनका वर्धी प्रावस्था होती है। इसमें मनुष्य की कोशिका 23 घंटे इंटरफेज में गुजरती है। इंटरफेज के दौरान कोशिका सभी कोशिकांगों का निर्माण व कोशिका द्रव्य का निर्माण अपने आकार में वृद्धि करती है। इंटरफेज के दौरान कोशिका सभी कोशिकाओं का निर्माण करेगी, कोशिका द्रव्य का निर्माण करेगी और अपने आकार में वृद्धि करती है और साइज को इंक्रीज करती है। अब इंटरफेज को निम्न 3 क्रमिक प्रावस्थाओं में बांटा गया है, G1 S G2। हम सर्वप्रथम बात कर लेते हैं जीवन की। यह कोशिका चक्र की सबसे लंबी प्रावस्था है। इस प्रावस्था में कोशिका उपापचय रूप से सर्वाधिक सक्रिय होती है, मतलब उपापचय क्रियाओं के लिए सर्वाधिक सक्रिय होती है। इस प्रावस्था में कोशिका सर्वाधिक एटीपी का निर्माण व संचय करती है। अब हम देखें जीवन प्रावस्था में कोशिका सर्वाधिक आरएनए का निर्माण या अनुलेखन या ट्रांसक्रिप्शन तथा सर्वाधिक प्रोटीन का निर्माण अनुवादन या ट्रांसलेशन करती है। कोशिका के आकार में सर्वाधिक वृद्धि व कोशिका द्रव्य सर्वाधिक निर्माण इसी प्रावस्था में होता है। डीएनए प्रतिकृति के लिए आवश्यक सभी एंजाइमों का निर्माण इसी प्रावस्था के अंतर्गत होता है। जीवन प्रावस्था के अंतर्गत डीएनए की सुपर पैकेजिंग के लिए नॉन स्टोन प्रोटीन का निर्माण जीवन प्रावस्था के लिए होता है। जैसे कि डीएनए की सामान्य पैकेजिंग के लिए स्टोन प्रोटीन और सुपर पैकेजिंग मतलब अत्यधिक वो कुंडलन होने पर नॉन स्टोन प्रोटीन का उपयोग किया जाता है। और नॉन स्टोन प्रोटीन का निर्माण जीवन प्रावस्था के अंतर्गत सर्वाधिक होता है। अब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं, एस पेज या संश्लेषण पेज, सिंथेसिस पेज। यह संश्लेषण प्रावस्था कहलाती है क्योंकि इस प्रावस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, अर्थात एस प्रावस्था में डीएनए की प्रतिकृति या रेप्लिकेशन होता है। जिस समझ रहे होंगे आप, डीएनए एस प्रावस्था के अंदर ही रेप्लिकेशन करता है सर्वाधिक, तथा डीएनए की मात्रा दोगुनी हो जाती है। रेप्लिकेशन के कारण डीएनए द्विगुणित हो जाता है, डीएनए की मात्रा दुगुनी हो जाती है। इस प्रावस्था में स्टोन प्रोटीन का निर्माण होता है जो डीएनए की पैकेजिंग के लिए कार्य करता है। डीएनए का निर्माण व स्टोन प्रोटीन का निर्माण कोशिका के केंद्रक में होता है। सेंट्रल न्यूक्लियस के अंदर ही डीएनए का निर्माण होगा और स्टोन प्रोटीन का निर्माण भी न्यूक्लियस के अंदर होता है। सिंथेसिस फेज में कोशिका द्रव्य और तारककाय का द्विगुणन होता है। कोशिका द्रव्य में तारककाय का भी द्विगुणन एस प्रावस्था में ही होता है। अब हम अगली फेज की ओर चलते हैं, G2 प्रावस्था। यह इंटरफेज की सबसे छोटी प्रावस्था है, इसे इंटरफेज की सबसे छोटी प्रावस्था कहते हैं। इस प्रावस्था में माइटोकॉन्ड्रिया व हरितलवक विखंडन विधि द्वारा द्विगुणन करते हैं। जैसे कि हमने नॉर्मल इंट्रोडक्शन के अंदर देखा है सेल के कि माइटोकॉन्ड्रिया और हरितलवक दोनों ही विखंडन विधि द्वारा अपना द्विगुणन करते हैं। वो G2 फेज के अंतर्गत ही कार्य करते हैं। इस प्रावस्था में तर्कतंतुओं के निर्माण के लिए ट्यूबुलिन प्रोटीन का निर्माण होता है, तर्कतंतुओं के निर्माण के लिए जो तारककाय में होता है। इसके अतिरिक्त G2 प्रावस्था में कुछ कोशिका द्रव्य व आकार में वृद्धि, कुछ एटीपी का निर्माण व संचय, कुछ आरएनए व प्रोटीन का निर्माण। अमाउंट ऑफ डीएनए यानी डीएनए की मात्रा, जैसे जीवन में 10 पिकोमीटर है तो एस संश्लेषण प्रावस्था है, सिंथेसिस प्रावस्था में 10 पिकोमीटर से 20 पिकोमीटर बढ़ जाएगी। संश्लेषण प्रावस्था में पूर्व में 10 पिकोमीटर होगी, संश्लेषण प्रावस्था के अंत में 20 पिकोमीटर तक डीएनए की मात्रा हो जाती है। फिर G2 प्रावस्था में भी डीएनए की मात्रा स्थिर रहती है 20 पिकोमीटर। जैसे कि पहले डीएनए की मात्रा 2C फिर 2C रहेगी शुरुआत में सिंथेसिस प्रावस्था में, फिर सिंथेसिस प्रावस्था के अंत तक डीएनए की मात्रा 4C हो जाएगी, फिर 4C ही इस तरह रहेगी आगे। जैसे आप लोगों को ये दिख रहा होगा, ये संरचना का निर्माण दिख रहा होगा डीएनए की मात्रा नियत रहती है, जीवन में भी नियत रहती है और G2 के मध्य भी। अब G0 प्रावस्था या शांत प्रावस्था, यह कोशिका चक्र की वह प्रावस्था है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं करती। इस प्रावस्था में कोशिका डिवीजन ही नहीं करती। G0 प्रावस्था में जिन कोशिकाओं को विभाजन की आवश्यकता नहीं होती वे कोशिकाएं जीवन प्रावस्था से बाहर निकलकर G0 प्रावस्था में आ जाती है।
अर्थात जो कोशिका आगे डिवीजन नहीं करती वो G1 से बाहर निकल कर G0 में प्रवेश कर जाती है। G0 प्रावस्था वापसी रूप से सक्रिय प्रावस्था है, लेकिन विभाजन के आधार पर यह निष्क्रिय प्रावस्था है। अर्थात जो वापसी क्रिया को करने में सहायक होती है, लेकिन ये विभाजन नहीं करती, इसलिए इसको निष्क्रिय प्रावस्था भी कहा जाता है। अब साथियों अगर हम आगे की ओर चलते हैं, जीओ की कोशिका स्थायी अस्थायी रूप से G0 प्रावस्था में रहती है। जैसे त्वचा की बाह्य अधिश्रम की कोशिकाएं, प्लांट्स में स्थायी उत्तक की कोशिकाएं अस्थायी रूप से G0 प्रावस्था में रहती है तथा हृदय कोशिकाएं व तंत्रिका कोशिकाएं स्थायी रूप से G0 प्रावस्था में रहती है। इसका कहने का मतलब है कि जैसे कि हमारे शरीर की त्वचा होती है, उसके अधिश्रम की कोशिकाएं ना वो G0 प्रावस्था में कुछ समय के लिए चली जाती है, फिर अगर हमें चोट लग जाती है तो फिर वो वापस सक्रिय होकर G1 में प्रवेश करके वापस कार्य निर्माण G2 में प्रवेश करके वापस अपना डिवीजन करके वो गाँव बढ़ जाता है। लेकिन कुछ कोशिकाएं होती हैं जिनमें ये प्रावस्था हमेशा स्थायी होती है, जैसे G0 प्रावस्था, जैसे हृदय कोशिकाएं और तंत्रिका कोशिकाएं। अब हम नेक्स्ट फेज की ओर चलते हैं साथियों। इसे कहते हैं एम फेज या माइटोसिस फेज या सूत्रीय प्रावस्था, इसे बंटवारे वाली अवस्था भी कहते हैं। इस प्रावस्था के दौरान कोशिका में उपस्थित पदार्थों को विभाजित करके पुत्री कोशिकाओं का निर्माण किया जाता है। एम फेज विभाजन के आधार पर निम्न दो प्रकार का होता है, समसूत्री या माइटोसिस डिवीजन, अर्धसूत्री या मियोसिस डिवीजन। अब एम फेज कुल कोशिका चक्र का केवल 5% ही समय रहती है। अब हम माइटोसिस फेज की कुछ जानकारी देख लेते हैं। इसकी खोज की थी फ्लेमिंग ने। यह सरल प्रकार का विभाजन होता है। समसूत्री विभाजन के दौरान दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है तथा दोनों पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या अपनी पैतृक कोशिका की समान ही होती है, अर्थात इसमें गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता। समसूत्री विभाजन अगुणित व द्विगुणित दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होता है, अर्थात कोई N और 2N दोनों प्रकार की कोशिकाओं में होगा समसूत्री डिवीजन। माइटोसिस डिवीजन के पश्चात बनने वाली सेल्स आनुवंशिक या आकारीय रूप से एक दूसरे के समान होती है, अर्थात इनमें कोई प्रकार का वो साझा नहीं होता है, जीन विनिमय नहीं होता, जिस कारण ये सब इनका आकारिक व आनुवंशिक रूप एक दूसरे से मिलता जुलता होता है। अब माइटोसिस फेज दो प्रकार की, इसके दो टाइप भागों में बांटा गया है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, अर्थात केंद्रक द्रव्य विभाजन और कोशिका द्रव्य विभाजन। केंद्रक द्रव्य विभाजन की हम इसकी प्रावस्थाएं देखते हैं तो इसमें होती है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, यानी पूर्वावस्था, मध्यावस्था, पश्चावस्था और अंत्यावस्था। और साइटोकाइनेसिस की होती है कोशिका द्रव्य का डिवीजन होता है, इसमें कोई विशेष प्रकार की फेज नहीं होती। अब हम पहले देख लेते हैं कैरियोकाइनेसिस या केंद्रक द्रव्य विभाजन। अब प्रोफेज, इसमें पहली अवस्था है प्रोफेज या पूर्वावस्था। इसमें दिख रहे होंगे आपको कि कोशिकाएं और ये केंद्रक झिल्ली के बाहर, केंद्रक झिल्ली से चिपके दिख रहे होंगे हल्के पतले गुणसूत्र दिख रहे होंगे केंद्र के अंदर, और इनका संग्रहण जारी हो जाता है और तारक केंद्र अब ध्रुवों की ओर गति करने लग सकते हैं, कि ऊपर की ओर साइड में गति करने लग सकते हैं। और प्रोफेज के अंत में तर्कतंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है और केंद्रक झिल्ली कोशिका, केंद्रक झिल्ली केंद्रिका जीवी ER विलुप्त हो जाती है, अर्थात ये विलुप्त हो जाती है और इनका निर्माण वापस टेलोफेज अवस्था के अंदर होता है। अब इसकी महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। प्रोफेज प्रावस्था में गुणसूत्रों का संघनन प्रारंभ हो जाता है। प्रोफेज प्रावस्था में सर्वप्रथम हल्के, लंबे और पतले गुणसूत्र दिखाई देते हैं। प्रोफेज प्रावस्था के प्रारंभ में तारक का विपरीत ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं और फिर प्रोफेज प्रावस्था के अंत तक गुणसूत्रों का संघनन जारी रहता है। प्रोफेज प्रावस्था के अंत तक गुणसूत्र पहले से अधिक छोटे और मोटे थोड़े स्पष्ट दिखाई देते हैं, जैसे कि आपको पता होगा कोई भी मोटी चीज दूर से दिखाई दे देती है। तारक ध्रुवों के समीप पहुंचकर तर्कतंतुओं का निर्माण करते हैं, प्रारंभ कर देते हैं, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। प्रोफेज प्रावस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली ERGB, ये इसकी मुख्य विशेषता है कि किस प्रावस्था के अंत में केंद्रक झिल्ली ERGB आदि विलुप्त हो जाते हैं। इसको महत्वपूर्ण पॉइंट है ये, इसको नोट कर लेना आप। अब हम नेक्स्ट फेज की बात करते हैं, मेटाफेज। तो दोस्तों मेटाफेज या मध्य अवस्था, इसके बारे में हम नॉर्मल चर्चा कर लेते हैं कि मेटाफेज प्रावस्था में गुणसूत्रों का संघनन पूर्ण हो जाता है, जिससे गुणसूत्र पहले से अधिक छोटे और मोटे दिखाई देते हैं, अतः गुणसूत्रों की आकारी का अध्ययन मेटाफेज प्रावस्था के अंतर्गत ही किया जाता है। मेटाफेज प्रावस्था के दौरान सभी गुणसूत्र कोशिका द्रव्य में बिखरे पड़े होते हैं तथा प्रत्येक गुणसूत्र से दो तर्कतंतु आपस में जुड़ जाती हैं। तर्कतंतुओं में ध्यान रखना, काइनेटोकोर से ही जुड़ते हैं। तर्कतंतु गुणसूत्रों के काइनेटोकोर से जुड़ते हैं।
मेटाफेज प्रावस्था के अंत तक सभी गुणसूत्र कोशिका के मध्य में आ जाते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, ये गुणसूत्र सभी सभी गुणसूत्र एक मेटाफिजिक प्लेट के अंदर आ जाते हैं। और इसमें आपको दो तर्क तंतु दिखाई दे रहे होंगे, एक तो सतत तर्क तंतु और एक असतत तर्क तंतु। तब हम नेक्स्ट पेज की ओर चलते हैं। अब आती है हमारी नेक्स्ट पेज, एनाफेज। एनाफेज प्रावस्था के दौरान गुणसूत्र बिंदु का विभाजन हो जाता है, जिससे गुणसूत्र का द्विगुणन होता है। अर्थात गुणसूत्र बिंदु टूट जाता है और दो गुणसूत्रों का निर्माण हो जाता है। एनाफेज प्रावस्था के दौरान प्रत्येक गुणसूत्र अपने ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। तो ध्रुवों की ओर गति के दौरान गुणसूत्र बिंदु आगे तथा भुजाएं पीछे की ओर गति करती दिखाई देती है। इसके दौरान गुणसूत्रों की आकृति का अध्ययन इसी के एनाफेज प्रावस्था के अंतर्गत ही किया जाता है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा चित्र में कि जैसे कि गुणसूत्र बिंदु आगे और भुजाएं पीछे की तरफ लटक रही है, तो बीच में अंतरा क्षेत्रीय तर्क तंतुओं का निर्माण होता है, इंट्रा जोनल फाइबर का निर्माण हो जाता है। हम साथ ही हम आगे के फेज के अंदर जाते हैं, टीलोफेज। टीलोफेज के बारे में हम देख लेते हैं। टीलोफेज प्रावस्था को रिवर्स प्रोफेज भी कहते हैं, मतलब कि प्रोफेज प्रावस्था के जस्ट उल्टा दिख होता है। इस प्रावस्था में गुणसूत्र अपने अपने ध्रुवों की ओर पहुंचकर असंगठित हो जाते हैं। क्रोमेटिन धागे का निर्माण हो जाता है। केंद्रक द्रव्य झिल्ली ER व GB पुनः निर्मित हो जाते हैं, कोशिका में स्पष्ट रूप से दो केंद्रक दिखाई देते हैं। अर्थात क्रोमेटिन धागा जो DNA होता है वही असंगठित हो जाता है वापस, जिसके कारण वो क्रोमेटिन धागे के रूप में बदल जाता है। ER कोशिका केंद्रक झिल्ली की लगी हुई जुड़ी हुई दिखाई देती है, ER GB है। अब हम इसी के अंदर देख लेते हैं कोशिका द्रव्य विभाजन, साइटोकाइनेसिस। टीलोफेज प्रावस्था के बाद में शुरू होती है ये कोशिका द्रव्य का विभाजन। कोशिका द्रव्य का विभाजन पादप व जंतु कोशिका में अलग अलग प्रकार से होता है। जंतु कोशिका में कोशिका विभाजन कांच निर्माण विधि द्वारा होता है। ये होता है परिधि से केंद्रक की ओर, आउटर टू इनर, अभिकेंद्रीय प्रकार का विभाजन। और हम जंतु कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन कांच निर्माण विधि द्वारा होता है। कांच का निर्माण परिधि से केंद्रक की ओर होता है, अर्थात अभिकेंद्रीय प्रकार का होता है। पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन देख सकते हो आप। इसमें कैल्शियम पेक्टेट की एक परत जम जाती है बीच में, कैल्शियम और मैग्नीशियम पेक्टेट, इसमें मुख्य भागीदारी होती है कैल्शियम पेक्टेट की। इस पेक्टेट का जमा होने के कारण मिडिल लेमिला या सेल प्लेट का निर्माण हो जाता है। निर्माण केंद्र परिधि केंद्र से परिधि की ओर, इनर टू आउटर, इसे अपन अब केंद्रीय प्रकार का डिवीजन कहते हैं। अब पादप कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य का विभाजन पट्टी का निर्माण विधि द्वारा होता है। अब हम देख लेते हैं साथियों समसूत्री विभाजन का महत्व। बहुकोशिकीय जीवों में शरीर में वृद्धि विभाजन से होती है, अर्थात बहुकोशिकीय जीवों में शरीर में वृद्धि समसूत्री विभाजन के द्वारा ही होती है। चोटग्रस्त भाग की मरम्मत भी समसूत्री विभाजन के कारण ही होता है। जीवों में रक्त कोशिकाएं जैसे RBC WBC नई कोशिकाओं को से प्रतिस्थापित होती रहती है। समसूत्री विभाजन के द्वारा आहार नाल की आंतरिक स्तर की कोशिकाएं, शरीर की त्वचा, बाह्य स्तर की कोशिकाएं नष्ट होती रहती हैं तथा इनके स्थान पर नई कोशिकाएं बनती रहती है। अब हम देख लेते हैं मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन की खोज फार्मर व मुरे ने की। अर्धसूत्री विभाजन करने वाली कोशिकाओं को मियोसाइट कहते हैं। ये नॉर्मल जानकारी है इसके अर्धसूत्री विभाजन की। अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित कोशिकाओं में होता है, अगुणित कोशिकाओं में नहीं होता है, मतलब एन कोशिकाओं में नहीं होता। तथा विभाजन के पश्चात 4 अगुणित प्रकार की कोशिकाओं का निर्माण होता है। अर्धसूत्री विभाजन द्विगुणित जीवों में युग्मक निर्माण के लिए होता है, अर्थात गेमेट निर्माण के लिए होता है, जाइगोट गेमेट के लिए। अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात बनने वाली कोशिकाएं आनुवांशिक व आकारिक रूप से भिन्न भिन्न होती है, अर्थात अर्धसूत्री कोशिका में डिवीजन के दौरान कोशिकाएं एक दूसरे से मेल नहीं खाती, जबकि समसूत्री कोशिका में विभाजन होने के बाद भी कोशिकाएं एक दूसरे से मिलती जुलती दिखाई देती थी। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान कोशिका 2 बार विभाजन करती है। मियोसिस के टाइप देख लेते हैं, मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड, और एक होता है इंटरकाइनेसिस। मियोसिस फर्स्ट में देख लेते हैं कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में होती है प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट और टीलोफेज फर्स्ट, ये 4 अवस्थाएं होती है। परंतु इसमें प्रोफेज फर्स्ट की 5 अवस्थाएं होती है, लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। और मियोसिस सेकंड के अंदर होते हैं
साइटोकाइनेसिस में एन कोशिकाएं का निर्माण होता है, मतलब अगुणित कोशिका, 2 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। म्यूसिस सेकंड के अंदर हम देखते हैं कैरियोकाइनेसिस, प्रोफेज सेकंड, मेटाफेज सेकंड, एनाफेज सेकंड, टीलोफेज सेकंड प्रकार की फेज होती है इसके अंतर्गत। अब हम आगे बढ़ते हैं कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट। कैरियोकाइनेसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट देखते हैं। यह अणुसूत्री विभाजन की सबसे लंबी प्रावस्था है, अर्थात इसके अंदर वो पाँच स्टेप कंप्लीट होने के बाद मेटाफेज के अंदर जाती है। इसके कारण सबसे लंबी प्रोफेज अवस्था है ये। प्रोफेज फर्स्ट में जीन में महत्वपूर्ण घटना होती है, अर्थात जीन एक्सचेंज इसकी महत्वपूर्ण घटना होती है। इसी के कारण युग्मक मेल नहीं खाते हैं, जिसके आधार पर प्रोफेज प्रावस्था निम्न 5 प्रकार की होती है। पहला आता है लेप्टोटीन या तनुपट। अगर आप इसको इंग्लिश में पढ़ोगे तो सही रहेगा लेप्टोटीन। इन शब्दों को इंग्लिश में याद करोगे तो आपको आसानी समझ में आएगा, हिंदी में तो आप अटक सकते हो। लेप्टोटीन या तनुपट। अब आपको दिख रहे होंगे ये गुलदस्ते के समान दिख रहे होंगे, ये गुणसूत्र हैं। कोशिका में तारकाएं और गति करना प्रारंभ कर रही है। लेप्टोटीन इस प्रावस्था के में गुणसूत्रों का संघनन प्रारंभ हो जाता है तथा हल्के, लंबे व पतले गुणसूत्र केंद्रक में दिखाई देते हैं, अर्थात संघनन प्रारंभ होता है और इसमें गुणसूत्र हल्के, पतले व लंबे केंद्रक दिखाई देते हैं। इस प्रावस्था में गुणसूत्र गुलदस्ते के समान एक गुच्छे से निकले हुए दिखाई देते हैं, अर्थात एक गुलदस्ते के समान एक गुच्छे के रूप में उपस्थित होती हैं, अतः इसे गुलदस्ता अवस्था भी कहते हैं। इस प्रावस्था में तारकाएं अपने अपने ध्रुवों की ओर गति करना प्रारंभ कर देते हैं। अब नेक्स्ट फेज होती है प्रोफेज की जाइगोटीन। जाइगोटीन या युग्मपट। इसमें देख रहे हो गुणसूत्र आपस में चिपक जाते हैं सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स द्वारा, और इस गुणसूत्र के जोड़े को कहते हैं बाइवेलेंट। इसके बारे में अब पहले चर्चा कर सामान्य। इस प्रावस्था में समजात गुणसूत्रों के जोड़े का निर्माण होता है, जिसे बाइवेलेंट या टेट्राड कहा जाता है। 2 समजात गुणसूत्रों को आपस में जोड़ने वाली संरचना सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स कहलाती है। समजात गुणसूत्रों के जोड़ी बनने की प्रक्रिया सिनेप्सिस कहलाती है। जाइगोटीन में बनने वाले टेट्राड पे काइटिन में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। अब मैं आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि ये सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स द्वारा जुड़ते हैं गुणसूत्र आपस में, और सिनोप्टोनिमल प्रोटीन से निर्मित होता है सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, ये ध्यान रखना आप। और ये आपको बाइवेलेंट दिख रहा होगा, इसे आप बाइवेलेंट या टेट्राड हम बोल सकते हैं। इसमें 2 समजात गुणसूत्र होते हैं तथा 2 गुणसूत्र बिंदु ये दिख रहे होंगे आपको, ये 2 गुणसूत्र बिंदु तो 4 काइनेटोकोर होते हैं जो आपस में जो गुणसूत्र बिंदु के ऊपर स्थित होते हैं। अब हम प्रोफेज की नेक्स्ट फेज के अंदर जाते हैं, पेकाइटिन या स्थूलपट। पेकाइटिन प्रावस्था में समजात गुणसूत्रों में नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य जीन विनिमय की क्रिया प्रारंभ होती है, मतलब जीन विनिमय की क्रिया पेकाइटिन अवस्था में होती है। मोस्ट क्वेश्चन है कि जीन विनिमय किस प्रावस्था के अंदर शुरू होता है, मुख्य क्वेश्चन है ये। इस प्रावस्था में समजात गुणसूत्रों के किनारे पर पुनर्योजी ग्रंथियों का निर्माण होता है, ट्यूबर्स का निर्माण होता है, जिन पर जीन विनिमय की क्रिया संपन्न होती है। इन पुनर्योगज ग्रंथिकाओं पर जीन विनिमय के लिए रिकॉम्बिनेज एंजाइम उपस्थित होता है। अब आपको इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देते हैं। ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड और सिस्टर क्रोमेटिड के बारे में समझ सकते हो कि जब एक गुणसूत्र के मध्य यदि एक गुणसूत्र के दोनों छोर आपस में विनिमय करते हैं तो इसको सिस्टर क्रोमेटिड कहते हैं। अगर 2 गुणसूत्र अलग अलग गुणसूत्रों के गुणसूत्रों पर पुनर्योगज ग्रंथिकाओं का निर्माण होकर जीन विनिमय करते हैं तो उसे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है कहते हैं, अर्थात पेकाइटिन अवस्था नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य ही होती है, न कि सिस्टर क्रोमेटिड के मध्य। अब पुनर्योगज ग्रंथिकाओं का निर्माण होता जाता है यहाँ पे ऊपर की ओर, जो जिसमें सहायक होता है रिकॉम्बिनेज एंजाइम। जीन विनिमय के लिए सबसे महत्वपूर्ण एंजाइम है रिकॉम्बिनेज एंजाइम, ये आप याद रखना। जीन विनिमय के पश्चात कोशिका गुणसूत्र आपस में देख लिया, डिप्लोटीन अवस्था या द्विपट या डिप्लोटीन। अक्सर रचना दिख रही होगी, इसे काइजमेटा कहते हैं। सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स विघटन। यह प्रावस्था कुछ कशेरुकी प्राणियों के अंडकों में कई महीनों या कई वर्षों तक चलती रहती है। इस प्रावस्था में सर्वप्रथम सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स का विघटन हो जाता है। सिनोप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स के विघटन के से समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग होना प्रारंभ हो जाते हैं तथा गुणसूत्रों के अलग होने की प्रक्रिया को उपांति भवन कहते हैं। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उपांति भवन प्रोफेज अवस्था की किस प्रावस्था में होता है, तो आप बोल सकते हो डिप्लोटीन में।
इस प्रावस्था में गुणसूत्रों का उपांति भवन प्रारंभ हो जाता है। गुणसूत्रों का उपांति भवन के दौरान गुणसूत्र के किनारे पर अक्ष आकार की संरचना दिखाई देती है, जिसे काइजमेटा कहा जाता है। देख सकते हो यहाँ पे सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था जो प्रोटीन से निर्मित था, वो इसका विघटन हो जाता है तथा इस अक्ष आकार की संरचना दिखाई देती है, उसे काइजमेटा कहा जाता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं। अगला होता है हमारा डाइकाइनेसिस। प्रोफेज की आखिरी प्रावस्था होती है डाइकाइनेसिस। यह प्रोफेज फर्स्ट की अंतिम प्रावस्था होती है, जिसके दौरान गुणसूत्रों का उपांति भवन पूर्ण हो जाता है। अर्थात उपांति भवन शुरू तो डाइकाइनेसिस में होता है, वो उसमें डिप्लोटीन में, और अंत होता है डाइकाइनेसिस के अंदर। तथा समजात गुणसूत्र एक दूसरे से अलग अलग हो जाते हैं। मतलब जो गुणसूत्र की जोड़ी थी तो काइजमेटा अलग अलग हो जाती है आपस में, तथा एक दूसरे के आमने सामने उपस्थित रहते हैं गुणसूत्र। डाइकाइनेसिस के अंत तक तारकाएं अपने अपने ध्रुव तक पर पहुंच जाते हैं। तारकाएं तंतुओं का निर्माण प्रारंभ करते हैं, जो कि ट्यूबुलिन प्रोटीन से निर्मित होते हैं। डाइकाइनेसिस के अंत तक गुणसूत्रों का संघनन लगभग पूर्ण हो जाता है। डाइकाइनेसिस के अंत में ईआर, गोल्जी बॉडी, केंद्रक झिल्ली व केंद्रिका विलुप्त हो जाती है। अब हम मेटाफेज फर्स्ट के बारे में देख लेते हैं। मेटाफेज प्रावस्था में प्रत्येक बायोवेलेंट से दो तंतु जुड़ जाते हैं। अर्थात एक गुणसूत्र से एक तंतु जुड़ता है, लेकिन समसूत्री विभाजन में एक गुणसूत्र से दो तंतु जुड़ जाते हैं, जो कि काइनेटोकोर से जुड़ते हैं, ना कि गुणसूत्र बिंदु से। सभी बायोवेलेंट मेटाफेजिक प्लेट पर आ जाते हैं, जैसे कि आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा। अब हम नेक्स्ट फेज के आगे चलते हैं। एनाफेज फर्स्ट। इसमें देखते हैं एनाफेज फर्स्ट में समजात गुणसूत्रों का विसंयोजन होता है तथा जोड़ी का प्रत्येक गुणसूत्र अपने अपने ध्रुव की ओर गति करना प्रारंभ कर देता है। जैसा कि आपको दिख रहा होगा इस चित्र के अंदर कि गुणसूत्र बिंदु आगे की ओर तथा भुजाएं पीछे की ओर लटकती रहती है। अंतरा क्षेत्रीय तंतु दिखाई दे रहे होंगे, जो कि गुणसूत्रों के केंद्र के तारकाएं के पास जाने पर इसका निर्माण होता है। अब हम आखिरी फेज के बारे में देख लेते हैं, टीलोफेज, कैरियोकाइनेसिस की आखिरी फेज। इस प्रावस्था में गुणसूत्र ध्रुवों पर पहुंच जाते हैं तथा गुणसूत्रों का असंघनन प्रारंभ हो जाता है। टीलोफेज फर्स्ट में गुणसूत्र डायड के रूप में दिखाई जाता है, दो के रूप में, जो जोड़े के रूप में दिखाई देते हैं, उपस्थित होते हैं। टीलोफेज के अंत में केंद्रिका, केंद्रक झिल्ली, ईआर और गोल्जी बॉडी पुनः निर्मित हो जाते हैं। अब हम नेक्स्ट फेज की ओर प्रोसेस के अंदर चलते हैं, साइटोकाइनेसिस। इस विभाजन के पश्चात कोशिका दो भागों में विभाजित होकर पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करती है साइटोकाइनेसिस के अंदर, तथा यह बनने वाली पुत्री कोशिकाएं अगुणित होती है, अर्थात दहन होती है इसमें बनने वाली पुत्री कोशिकाएं। अब हम नोट कर लेते हैं। नोट, मियोसिस फर्स्ट में के पश्चात कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अतः मियोसिस फर्स्ट को न्यूनकारी विभाजन कहते हैं। यह महत्वपूर्ण है। न्यूनकारी विभाजन किसे कहा जाता है? मियोसिस फर्स्ट को। अब पढ़ते हैं इंटरकाइनेसिस। यह बहुत कम समय की छोटी सी प्रावस्था है। इस प्रावस्था में डीएनए को छोड़कर शेष सभी पदार्थों का डुप्लीकेशन या द्विगुणन हो जाता है। अब मियोसिस सेकंड, अर्धसूत्री फर्स्ट के पश्चात मियोसिस सेकंड यह अवस्था थी। अर्धसूत्री फर्स्ट के पश्चात बनी कोशिका होती है। दोनों कोशिकाओं में अर्धसूत्री फर्स्ट के पश्चात बनी दोनों कोशिकाओं में मियोसिस सेकंड चलता है। अर्धसूत्री सेकंड समसूत्री विभाजन के समान होता है। अर्थात जो समसूत्री विभाजन में 4 फेज थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, उसी के अकॉर्डिंग तो इसके लक्षण होते हैं और उसी के अकॉर्डिंग ये फेज चलती है। प्रोफेज सेकंड प्रोफेज फर्स्ट के समान गुणसूत्रों का संघनन प्रारंभ, तारक विपरीत ध्रुव की ओर गति करना प्रारंभ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जीबी, गोल्जी बॉडी, केंद्रक झिल्ली, केंद्रक का विलुप्त हो जाते हैं, तंतुओं का निर्माण प्रारंभ हो जाता है। मेटाफेज के समान होता है। मेटाफेज समसूत्री विभाजन में प्रत्येक गुणसूत्र में काइनेटोकोर से दो तंतुओं का जुड़ना, सभी गुणसूत्रों मध्य अवस्था पट्टिका पर आ जाते हैं। एनाफेज सेकंड देख लेते हैं। एनाफेज के समान होता है। ये गुणसूत्र बिंदु का विभाजन व गुणसूत्रों का द्विगुणन होता है। इसमें गुणसूत्र विपरीत ध्रुव की ओर गति करना प्रारंभ। अब हम टीलोफेज के बारे में देख लेते हैं। गुणसूत्रों का संघनन तथा क्रोमेटिन धागे का निर्माण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, केंद्रक झिल्ली, केंद्रिका का पुनः निर्माण। अब हम देख साइटोकाइनेसिस। प्रत्येक कोशिका विभाजित होकर दो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण कर लेती है। कुल चार अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है। जैसे कि आपको शुरू में बताया होगा, मियोसिस में 1 कोशिका से 4 अगुणित कोशिकाएं प्राप्त होती है। अब इसके महत्व देख लेते, इंपॉर्टेंस देख लेते हैं मियोसिस का। मियोसिस
डिवीजन के पश्चात 4 अगुणित कोशिकाओं का निर्माण होता है जो आनुवंशिक व आकारीय रूप से अलग अलग होती है। अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जीन विनिमय होता है जिसके कारण विभिन्नताएं उत्पन्न होती है जो उद्विकास में सहायक होता है, इवोल्यूशन में सहायक होती है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा एक ही जाति के सभी सदस्यों में गुणसूत्रों की संख्या समान बनी रहती है, अर्थात इसमें गुणसूत्रों का कम ज़्यादा कम नहीं होती है। अर्धसूत्री विभाजन द्वारा द्विगुणित जीवों में युग्मकों का निर्माण होता है। अब हम देख लीजिए असूत्री विभाजन जो कि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में होता है। इसकी खोज की थी रॉबर्ट ट्रेवेग ने। यह प्रत्यक्ष विभाजन होता है जिसके दौरान कोशिका खंडन या विखंडन द्वारा टूटकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है। यह मात्र प्रोकैरियोटिक कोशिका और यीस्ट सेल में इम्पोर्टेंट कोशिका में होता है, जो कि महत्वपूर्ण है कि यीस्ट कोशिका में कौन सा डिवीजन होता है, तो बोल सकते हैं हम असूत्री विभाजन। तो साथियों, आज हमारा टॉपिक यहीं समाप्त होता है। तो